आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुनिया में एक चेस प्लेयर हुए गैरी कास्परोव के दिमाग को दुनिया दाद देती है। अपने 20 साल के लंबे करियर में कास्परोव लगभग अजेय ही रहे। वे 225 महीनों तक टॉप पर रहे, यानी लगभग 19 साल। चेस में आज भी कास्परोव मील का पत्थर है, उनका कोई सानी नहीं। उनकी खूबी ये थी कि वे एक साथ कितनी चालें सोच लेते हैं, यह कोई नहीं जान सका। कास्परोव का जिक्र करके मेरा इरादा तुलना करने का हरगिज नहीं, लेकिन जिस तरह से उनको चेस में दुनिया उनका लोहा मानती है या मानती रही है, उसी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये साबित किया है कि चुनाव रणनीति और गृह मंत्री के तौर पर वे काफ़ी आगे। वे एक साथ कई मोर्चों पर शायद एक तरह के सामर्थ्य और कुशलता के साथ काम कर रहे होते हैं। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर ही होता है कि उसने काम क्या किए, उसकी सफलताएं किस तरह की रहीं और उसने अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे किया। अमित शाह किसी को सख्त मिजाज, तेवरदार और अड़ियल नेता लग सकते, लेकिन जब आप उनकी पूरी पर्सनालिटी और बड़े मुद्दों पर अप्रोच के जरिए समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एक अलग चेहरा नजर आता है। मैंने अमित शाह की बात अर्ध सत्य में संसद के मौजूदा सत्र के कारण उठाई है। सदन में अमित शाह के ने विपक्ष का जिस तरह से सामना किया है, संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की समझ की जो मिसाल रखी है, वे बातें मांग करती हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक बड़े फलक पर रखा जाए। बतौर गृह मंत्री, बतौर राजनेता और बतौर राजनीतिक रणनीतिकार। दिल्ली में सर्विस बिल पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार पर यह दबाव बनाए हुए था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है। एक चुनी हुई जो दिल्ली की सरकार है, उसका जो वाजिब हक है वह नहीं दे रही है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत के फैसले को केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश लाकर के पलट दिया था। उसने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास रहने दिए थे। अध्यादेश के बदले संसद से बिल पास कराने की संवैधानिक जरूरत होती है। दिल्ली सर्विस बिल पर सारा विपक्ष लामबंद था और चर्चा भी गर्मागर्म रही। अमित शाह जब सरकार का पक्ष रखने के लिए सदन में खड़ा हुए तो उन्होंने सबसे पहले तमाम जरूरी बिल पर विपक्ष के सदन से नाराज रहने और दिल्ली सर्विस बिल पर दल बल के साथ बैठने पर चुटकी ली। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें उस विषय का हिस्सा नहीं होती हैं जिस पर आपको जवाब देना होता है, बल्कि यह आपके कॉमन सेंस और सही मौके पर वाजिब टिप्पणी करने की वाकपटुता पर निर्भर करता है। अमित शाह ने सबसे पहले विपक्ष की भूमिका को ही सवालों में खड़ा कर दिया। विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे। माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगी। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। और आज
मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप खुद को सही और कन्विंसिंग महसूस कराना चाहते हैं तो उसके लिए संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं के साथ सही संवाद की ज़रूरत होती है और तरतीब भी, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से बातों को रखने का सलीका। अमित शाह इसके बाद विपक्ष के उस आरोप पर आए जिसके जरिए वह कह रहा था कि सरकार मनमानापन कर रही है और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। इसमें पहला मामला था कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, उसके फैसले को भी आप पलट रहे हैं। अमित शाह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो फैसला दिया गया था उसमें जो कुछ भी लिखा गया था उसी को आधार बना करके विपक्ष को घेर लिया। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में इसकी बड़ी मर्यादा है। लोकतंत्र परंपराओं, प्रावधानों, प्रक्रियाओं और पारदर्शिता से चलता है। अमित शाह इन सब बातों का बारीक ख्याल रखते हैं। आज मैंने उनको बहुत सुना और बहुत पीछे तक के भाषण सुने और तब जाकर के लगे नहीं, इस व्यक्ति पर जो देश का गृह मंत्री है, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उस पर आज शो किया जाना चाहिए। जो कुछ भी कह रहे थे उसका मतलब ये कि विपक्ष के नेताओं ने या तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला नहीं पढ़ा था या फिर उसको वे चतुराई से छिपा रहे थे। बिना कहे ही यह बात अमित शाह विपक्ष को सुना गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान में दिल्ली को लेकर जो प्रावधान हैं वह साफ करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वाला एक यूनियन टेरिटरी है और इसको पूर्ण राज्य आप नहीं मान सकते, न बना सकते। यह कहते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर तक चले गए। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया कमेटी की रिपोर्ट पर देश के तब के बड़े नेताओं ने क्या कहा था उसकी कॉपी सदन के सामने रखी। पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद,
और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। अब आप समझिए कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो बिल था उसके समर्थन में, यानी कि दिल्ली सरकार के समर्थन में कांग्रेस थी और कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे कांग्रेस नेताओं के बयान के जरिए ही अमित शाह। संसदीय परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि संवैधानिक संस्थाओं में जो कुछ भी कहा जाता है वह रिकॉर्ड पर रहता है। उसी का हवाला देकर परंपरा को बनाए रखने का प्रमाण दिया जाता है कि हम कहीं अलग नहीं जा रहे हैं, हम परंपरा के साथ चल रहे हैं, प्रक्रिया के साथ चल रहे हैं। पंडित नेहरू के समय में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का विरोध इसलिए हुआ कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ कई दूतावास हैं, देशों के राजनयिक रहते हैं, अलग अलग देशों के अतिथि सरकार के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली पूर्ण राज्य हो जाए तो पुलिस और ज़मीन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। समान दलों की सरकारें केंद्र और दिल्ली में नहीं हुई तो देश के लिए असहज स्थिति हो सकती है। इसलिए पुलिस, लैंड अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास ही संविधान के जरिए रखे गए। बीजेपी ने कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा जरूर किया था, लेकिन देश की सरकार संभालने के बाद उसे हर बार लगा कि यह देश के हित में नहीं होगा। अमित शाह ने यही बात पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करके कही। मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। विपक्ष की तरफ से मणिपुर के हालात के चलते यह प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मणिपुर में हालात संभालने। विपक्षी नेताओं का एक दल मणिपुर गया था और उसने दिल्ली आकर के कहा कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच वहां भयानक खाई बन चुकी है, हालात नाजुक हैं। विपक्ष की मांग रही है कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर सरकार का पक्ष रखें और इसी को तय करने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। अमित शाह जब दिल्ली सर्विस बिल पर अपनी बात रख रहे थे उस समय मणिपुर को लेकर के भी आए, क्योंकि चर्चा चल रही थी, सदन में आवाज उठ रही थी। सत्ता की राजनीति में अमित शाह का जो यह अप्रोच था, इसको आप देखिएगा, इसी को प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। संसदीय कार्रवाइयां जो होती हैं उसके लिए कई अलग अलग प्रावधान हैं। 267 के तहत जब बहस होती है तो उसमें वोटिंग की गुंजाइश होती है। सरकार कहे कि नहीं, 176 के तहत करा लीजिए, और यही बात कर रहे थे अमित शाह कि वोटिंग से क्या फ़ायदा, अभी करा लो,
मणिपुर आज की तारीख में एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष ने सरकार को उसी को आधार बनाकर घेरा है। मगर अमित शाह संसद में जिस तरह से मणिपुर पर चर्चा को लेकर चुनौती दे रहे हैं, उससे जनता को यह लगेगा कि जिस आदमी के पास देश की आंतरिक व्यवस्था का जिम्मा है, अगर वह इतने हौसले से चर्चा को तैयार दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से हर जरूरी बंदोबस्त किया है, अपना फर्ज निभाया है। मणिपुर में दो समुदायों का खूनी संघर्ष चल रहा है, मेइती और कुकी। आप जानते हैं कारण कई हैं और उसमें एक वजह है बाहर से आए हुए बसे हुए रोहिंग्यास और कुकी समुदाय के लोग जो जंगलों पर कब्जा करते जा रहे हैं और अफीम की खेती पनपा रखी है। देश की नज़र इस बात पर है कि मणिपुर पर चर्चा के दौरान सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है संसद में। जब जब बतौर गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र होगा तो कश्मीर के बगैर बात पूरी नहीं होगी। कश्मीर से 370 और 35 से हटाने, राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का काम असंभव माना जा रहा था। कश्मीर के अलगाववादियों को सरकारी मेहमान वाली खातिरदारी मिलती रही थी। आतंकवादियों की जमीन वहां कभी कमजोर पड़ी नहीं। मोदी सरकार में गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने साबित कर दिया कि वे एक मजबूत संकल्प और निर्णय वाले गृह मंत्री हैं। जब संसद में 370 को हटाने पर चर्चा चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि अब वहां अनर्थ हो जाएगा, हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, यह कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी है, उस वक्त अमित शाह पलटकर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने साबित करने में कामयाबी हासिल की बहुत हद तक कि 70 साल तक 370 की आड़ में कश्मीर को अपाहिज बनाकर रखा गया। मान्यवर की अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ? इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल साहब। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां क्या न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये कहां का न्याय है और क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं कि 370 एक बड़ा सा पर्दा था जिसको डालकर घाटी के अंदर कुछ लोगों ने उस पूरे इलाके को बंधक बना रखा था। अपनी मुल्कियत चलती थी, अपने तरीके से उस पूरे सूबे को चला रहे थे। एक साठ गांठ थी जो टूट नहीं रही थी और दिल्ली की सरकारें उसको छूने से डरती थी। देश का हिस्सा, लेकिन देश के ज्यादातर कानून वहां लागू नहीं होते थे। अपना विधान और अपना झंडा भी वहां था। अमित शाह जब कश्मीर पर पक्ष रख रहे थे तो जैसे दिल्ली सर्विस बिल पर वे पंडित नेहरू और सरदार राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहे थे कि ये तमाम बड़े नेता नहीं चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसी तरीके से 370 के खिलाफ देश के जाने समाजवादी नेताओं और कांग्रेसी सांसद थी, उसको भी उन्होंने संसद के सामने रखा कि सुनिश्चित कहा था। मान्यवर, 1974 लोकसभा के अंदर एक चर्चा हुई। लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, इसमें लोहिया जी ने एक बहुत, आपके माध्यम से मैं राम गोपाल जी को थोड़ा याद, लोहिया जी की बात करूंगा। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जब तक धारा 370 है भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता है, एक रूपता नहीं आ सकती। मधु लिमये ने कहा, सरजू पांडे ने कहा, एच.ए. मुखर्जी ने कहा, गनी कश्मीर के ही सांसद थे, गोपाल दत्त महंगी ने भी कहा, श्यामलाल सराफ ने कहा और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी कहा। सदन को स्थगित कर दिया। उस वक्त भी रूल का भंग हुआ था।
सदन को स्थगित कर दिया, दूसरे दिन व्हीप डाला और व्हीप डालकर कांग्रेस के लोग इसके पक्ष में वोट न डाले, इसकी व्यवस्था कर चर्चा हुई। मगर उस वक्त इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे। संसद के भीतर जो चर्चा रही कश्मीर में 370 खत्म करने को लेकर के, उस चर्चा को अमित शाह 370 खत्म करने के दौरान लेकर के आए। 370 बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा। बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ, जो बाद में बीजेपी हो गया, उन्होंने 370 का विरोध किया था। कश्मीर की हैसियत भारत के भीतर ही अलग रहे, अलग प्रधान, अलग विधान, अलग निशान, इसके खिलाफ थे और उन्होंने मार्च किया था जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक। वो गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद उनका निधन जम्मू कश्मीर में ही हो गया था। बीजेपी अपने एजेंडे में 3 बड़े मुद्दे लेकर के चलती रही। 370 को खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और समान नागरिक संहिता। 2 मोर्चों पर बीजेपी कामयाब रही है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए और संसद के जरिए 370। अब कॉमन सिविल कोड के लेकर के सरकार की अपनी तैयारी है। अपने मूल संकल्पों और वायदों के साथ बीजेपी खुद को खड़ा देखना चाहती है, या जनता के सामने खुद को सिद्धांतों पर चलता हुआ पार्टी दिखाना चाहती है। आप दोनों बातें कह सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बीजेपी है, उस बीजेपी संगठन और सरकार के बीच में एक आदमी है जो धुरी का काम करता है, सेतु का काम करता है, और दोनों अगर चल रहे हैं और दोनों मजबूती के साथ अपनी जगह पर बने हुए हैं, तो उसमें एक बड़ी भूमिका उस व्यक्ति की है जिसका नाम अमित शाह है। अमित शाह के गृह मंत्री रहते जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। और जम्मू कश्मीर जहां 370 हटाया गया, 2019 से लेकर के आज तक 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए। वहां आप देखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर बन रहा है। जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए। स्कूल, कॉलेज, रोजगार, कारोबार और नौजवानों के बीच माहौल, पत्थरबाज कहीं नहीं दिखेंगे, अलगाववादियों का नामो निशान नहीं है। आतंकवादियों को बहुत हद तक ख़त्म करने की एक कामयाब कोशिश रही है। यह अपने आप में क्या बड़ी कामयाबी नहीं? देश के किसी भी हिस्से में पिछले 9 वर्षों में कहीं कोई आतंकवादी वारदात नहीं हुई। हालांकि अमित शाह ने 2019 से गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है। अमित शाह के 2 और हुनर हैं, एक चुनावी रणनीतिकार की और दूसरा संगठन के माहिर खिलाड़ी की। जानते हैं अमित शाह को बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन क्यों मिली है? या आप यूं कह सकते हैं कि अमित शाह ने पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर नंबर 2 की पोजीशन कैसे हासिल की है, इसको भी समझना चाहिए। 2013 में जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिहाज से, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महज 10 लोकसभा सीटें थी। अमित शाह चुपचाप अपना काम करने लगे, रणनीति बनाने लगे, नीचे तक अपने तंत्र को साधने लगे, और जब नतीजा आया तो उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा था। बीजेपी ने 10 से सीधे 71 सीटें जीती थी। अगर एनडीए की बात करें तो 73 सीटें। देश में अचानक अमित शाह राजनीति और रणनीति के स्टार के तौर पर उभरे। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। अमित शाह को भी पार्टी में सर्वोच्च पद दिया गया। राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी के मुखिया बने अमित शाह। अमित शाह ने बीजेपी को साचना, मांझना और साधना शुरू कर दिया। पार्टी 24 घंटे काम करने के मोड में आ गई। सरकार और संगठन के बीच बेहतरीन तालमेल स्थापित हुआ। नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर देखा। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अमित शाह के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने राज्यों में भी जीत का परचम लहराया। 2014 में जहां बीजेपी के पास महज 7 राज्यों में सरकारें थीं, वहीं अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए 2015 में 13 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, यानी कि एक ही साल के भीतर लगभग 2 गुना। अगले ही साल यानी कि 2016 में अमित शाह की काबिलियत के बूते बीजेपी ने 15 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। अमित शाह के अध्यक्ष रहते ये वो दौर था जब बीजेपी तेजी से बुलंदियों पर
चढ़ रही थी या बुलंदियां छू रही थी और कांग्रेस लगातार अपनी ज़मीन खोती जा रही थी। 2017 में अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने 19 राज्यों में सरकार बनाई। अब 2024 के आम चुनाव सामने हैं। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर ही सही और पार्टी के नेता के तौर पर 24 की रणनीति और 2023 के विधानसभा चुनावों की स्ट्रैटेजी, इन दोनों की कमान कमोबेश अमित शाह के पास है। क्योंकि चुनाव लड़ाने और ज़मीन पर तैयारी करने की जो काबिलियत अमित शाह के पास है, वो सिर्फ कहने भर की नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हक में आए नतीजे भी उसकी गवाही देते हैं। एक व्यक्ति जो देश का गृह मंत्री है, गृह मंत्री के तौर पर उसने कई ऐतिहासिक काम किए, 370 ज़रूर हमेशा याद किया जाएगा। और बीजेपी बतौर संगठन अगर बहुत ताकतवर और अजेय की तरह बनती चली गई, उसका कारण अमित शाह भी हैं। नरेंद्र मोदी का जो यूएसपी है, नरेंद्र मोदी जो लोकप्रियता है, उसके साथ रणनीति को जोड़ करके अमित शाह ने बीजेपी और मोदी सरकार दोनों को आगे बढ़ाने और दोनों की ताकत में इजाफा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और सत्य में आज इतना ही। कल आपसे फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।